पर सभी राजनीतिक पार्टियां और नेता एक मत हो जाएं। आपको दिमाग पर बहुत जोर डालना पड़ेगा और शायद तब भी आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो हम आपको बताते हैं, एक मुद्दा ऐसा है जिस पर सब लोग सहमत हैं और वो मुद्दा है आरक्षण का मुद्दा। हमारे देश में वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वालों ने आरक्षण को एक तरह से लोगों का मौलिक अधिकार बना दिया है, लेकिन इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस गलतफहमी को दूर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण देश के नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है। इसलिए आज हम आरक्षण पर ही बात करेंगे और ये तय करेंगे कि आरक्षण से इस देश को फायदा हुआ है या नुकसान। क्या आने वाले भविष्य में भी हमें आरक्षण की ही आवश्यकता होगी और कहीं देश और समाज को बांटकर यही आरक्षण आत्मनिर्भर भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट तो नहीं बन गया? क्या आप सोच सकते हैं कि आज से 77 वर्ष पहले एक समय ऐसा भी था जब भारत में 40 लाख लोगों की भूख से मौत हो गई थी। उस समय ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री सिगार का कश लेते हुए कह रहे थे कि इन लोगों के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के प्रति यह सोच थी ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की। चर्चिल को वर्ल्ड वॉर 2 का हीरो माना जाता है और ब्रिटेन में उन्हें युग पुरुष का दर्जा हासिल है। लेकिन चर्चिल और उनसे पहले के ब्रिटिश शासकों ने कभी भी भारत की परवाह नहीं की। ये लोग न सिर्फ भारत के लाखों लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, बल्कि इन्हीं की दमनकारी नीतियों की वजह से भारत आज भी एक विकासशील देश बना हुआ है। करीब 173 वर्षों के दौरान ब्रिटेन ने भारत के करीब 3,400 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। ये रकम अमेरिका की आज की अर्थव्यवस्था से दुगनी और खुद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की 17 गुनी है। लेकिन भारत के दरबारी इतिहासकारों ने कभी भी ब्रिटिश राज का ये सच आपको बताया नहीं, बल्कि ये इतिहासकार और लेखक चर्चिल जैसे नेताओं की तारीफ करते रहे और खुद उन्हें अपना वैचारिक पूर्वज मानते रहे। लेकिन अब खुद ब्रिटेन में ही इन दमनकारी नेताओं का विरोध शुरू हो गया है। ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया में उन लोगों की मूर्तियां गिराई जा रही हैं जिन्होंने लोगों को गुलाम बना लिया था या उनका शोषण किया। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ब्रिटिश राज से जुड़े प्रतीक चिन्ह सिर्फ हमें गुलामी की याद दिलाते हैं और क्यों भारत में भी अब इन्हें बिना देरी किए हटा देना चाहिए। और आखिर में हम आपको गिर के जंगलों से आया एक शुभ समाचार देंगे। गुजरात के गिर में शेरों की संख्या 30% तक बढ़ गई है। जिस समय प्रकृति और इंसानों के बीच द्वंद्व चल रहा है, उस समय जंगल से आई ये अच्छी खबर हौसला बढ़ाने वाली है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर इन शेरों की गिनती होती कैसे है। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 333 युवा आज भारतीय सेना में अधिकारी बन गए। कोरोना संक्रमण की वजह से इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस खास मौके पर कैडेट्स के परिवार वाले वहां मौजूद नहीं थे। लेकिन जी न्यूज ने सेना के नए अफसरों को उनके परिवार से मिलाया। जी न्यूज के खास शो विजयी भव में देश भर के अलग अलग कोनों से सेना के अफसरों के परिवार वाले उनसे जुड़े और बातचीत की। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। इस खास शो के लिए देश भर से जी न्यूज को लोगों की बधाई मिली। सोशल मीडिया पर जी न्यूज का हैशटैग विजयी भव ऑन जी ट्रेंड कर रहा था। जुग जुग जियो मेरे लाल, जुग जुग जियो। कार्यक्रम के दौरान कई बार सेना के अफसरों के परिवार वाले भावुक भी हुए। We are really proud of you and you look really good. बिल्कुल मिलूंगा, जब भी वो मोमेंट आएगा, जब भी मौका मिलेगा मैं बिल्कुल मिलूंगा। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि वो सभी को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि चीन के साथ बॉर्डर पर हालात नियंत्रण में है। जनरल नरवणे ने कहा कि चीन के साथ कई स्तर पर बातचीत चल रही है। Like to assure everyone that the entire situation along our borders with China is under control and we are hopeful that through this continued dialogue that we are having, all perceived differences that we have will be set to rest. As I said right at the beginning, everything is under control. सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन अब तक काफी सफल रहे हैं। जनरल नरवणे का कहना है कि जनता भी सेना का साथ दे रही है। As far as J&K is concerned and our western neighbor, as you would have seen, we have had a lot of successes in the last 10-15 days alone. More than 15 terrorists have been killed. All of this has been because of very close cooperation and coordination between all the security forces operating in the Union Territory of J&K.
जनरल नरवणे ने नेपाल के साथ रिश्तों को मजबूत बताते हुए कहा कि ये दोस्ताना संबंध आगे भी जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए उपायों को लेकर मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमण के हालात पर बातचीत की। वहीं देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कुल 3,08,993 कोरोना संक्रमित हैं। अब तक 8,884 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 11,458 नए केस आए हैं, जबकि 386 लोगों की मौत हुई है। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 49.94% पहुंच गई है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अब तक 55,07,182 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। 24 घंटों के भीतर 1,43,737 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले पर गृह मंत्रालय चिंतित है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक करेंगे। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। साथ ही एसडीएमए के सदस्य, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 36,824 पहुंच गई है, जबकि संक्रमण से अब तक 1,214 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 22,212 एक्टिव केस हैं, जबकि 13,398 मरीज इलाज के बाद संक्रमण से ठीक हो गए हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर आईसीएमआर टेस्टिंग गाइडलाइंस में बदलाव की मांग की है। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, टेस्टिंग आपको बढ़ानी है ना, तो आईसीएमआर से कहिए अपनी गाइडलाइन चेंज कर दें। आईसीएमआर की गाइडलाइन है, उसको हम फ्लॉट नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने कंडीशन लगा रखी है उन्हीं के टेस्ट हो सकते हैं पूरे देश के अंदर। उस कंडीशंस को मानना सबके लिए बाध्य है और उसमें क्लियर कट गाइडेंस है किसका टेस्ट हो सकता है, किसका टेस्ट नहीं हो सकता है। तो आप आईसीएमआर से केंद्र सरकार करिएगा, उसको ओपन कर दे, जो भी चाहे अपना जाके करा ले। दिल्ली में द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT की तरफ से कराए गए सर्वे में करीब 93% व्यापारी मानते हैं कि अगर बाजार खुले तो संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। नेपाल की संसद के निचले सदन ने 72 घंटे की बहस के बाद अपने देश का विवादित नक्शा पास कर दिया है। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के 3 इलाकों कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना दिखाया है। भारत ने नेपाल के नए नक्शे को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, भारत अपनी स्थिति नेपाल को पहले ही स्पष्ट कर चुका है। 3 भारतीय इलाकों पर दावे को लेकर नेपाल के पास कोई सबूत नहीं है। नेपाल का फैसला सीमा के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बनी मौजूदा समझ का भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान एक बहुत बड़ी बात कही है, और वो ये है कि आरक्षण किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये बात तमिलनाडु में नीट के तहत हो रहे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर कही है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल और डेंटल कोर्स में एडमिशन के लिए होती है। तमिलनाडु की कई राजनीतिक पार्टियां एक साथ इकट्ठा होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और ये मांग करने लगी कि जिस तरह से तमिलनाडु अपने राज्य में 50% ओबीसी आरक्षण देता है, उसी तरह ऑल इंडिया कोटे के तहत मेडिकल और डेंटल की सीटों पर भी 50% ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। इसके लिए तमिलनाडु सरकार के अलावा उनके विरोधी डीएमके, सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और ये कहा कि मेडिकल कॉलेज की सीटों पर 50% ओबीसी आरक्षण न देना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। सोचिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर क्या एआईएडीएमके, क्या डीएमके, क्या सीपीआई, क्या सीपीएम, क्या कांग्रेस, ये लोग कभी भी एक साथ किसी भी विषय पर एक मत नहीं होते, एक मंच पर नहीं आते, लेकिन इस बारे में एक साथ आ गए। और इन सब लोगों का कहना है कि इसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन का मामला होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने तमिलनाडु के इन राजनीतिक दलों की याचिकाओं को सुनने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलों के वकीलों से पूछा कि इस मामले में किन संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, क्या वो ये बताएंगे। जब इन वकीलों ने कहा कि इसमें शिक्षा के अधिकार और आरक्षण के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि आरक्षण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आरक्षण देने से इनकार करना किसी भी संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन
नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी राजनीतिक पार्टियों से अपनी याचिका वापस लेने और मद्रास हाई कोर्ट में जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में वैसे तो याचिकाएं आती रहती हैं, ये सब मामले, कानूनी मामले चलते ही रहते हैं, लेकिन यहां आप सब के लिए जो खास बात समझने की है इसमें, और वो एक लाइन की बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आरक्षण का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। ये बात समझने की है। यहां सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के सामने जब ये याचिका आई तो उन्होंने भी इस बात पर बड़ी हैरानी जताई कि कैसे एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी इस मामले में एक साथ आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि सभी दलों की इस मामले में बहुत ज्यादा रुचि है। कुछ वकीलों ने कहा कि ऐसा तो पहले भी हो चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप जानते हैं तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां तमाम जो पार्टियां हैं, कट्टर राजनीतिक दुश्मनी होती है इन सब पार्टियों की। ये पार्टियां कभी कल्पना भी नहीं कर सकते आप कि एक साथ आ जाएं, लेकिन आरक्षण का मुद्दा इन्हें एक साथ ले आया। अब आप सोचिए कि हमारे देश में कौन सा ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी पार्टियां एक हो जाती हैं। आप सोचिए कि हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी हैरान होकर कह रहा है कि सभी पार्टियां इस मुद्दे पर एक कैसे हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी में इस सवाल का जवाब छिपा हुआ है कि इस देश में आरक्षण समाप्त क्यों नहीं होता। जब तक देश के राजनीतिक दल आरक्षण का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करते रहेंगे और इसके विरोध या समर्थन में अपना फायदा नुकसान देखते रहेंगे, तब तक यही होता रहेगा। इस पर कोई बात नहीं कर सकता। जो इस पर बात करेगा या सवाल उठाएगा उसे दलितों और पिछड़े वर्ग का विरोधी बता दिया जाएगा, और इतना रिस्क कोई नेता या कोई पार्टी नहीं उठा सकती। लेकिन इन लोगों से यह सवाल आज जरूर पूछा जाना चाहिए कि जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण करते वक्त ही यह कह दिया था कि आरक्षण कुछ ही वर्षों के लिए होना चाहिए, तब क्यों इतने वर्षों बाद भी, इतने दशकों बाद भी इस देश में आरक्षण की व्यवस्था जीवित है? क्यों जिस आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, उस आरक्षण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है? ये आरक्षण तो खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। यानी जिस आरक्षण का दायरा आजादी के बाद धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए था, उसका दायरा कम होने के बजाय हमारे देश में बढ़ कैसे रहा है? आपको याद होगा किस तरह से पिछले कई वर्षों में जाति के आधार पर आरक्षण के लिए देश के अलग अलग राज्यों में कई हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। लेकिन क्या आपको कभी कोई ऐसा प्रदर्शन याद है जिसमें यह कहा गया हो कि इस देश में आरक्षण की नहीं बल्कि योग्यता की बात होनी चाहिए? क्या कभी आपने कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन देखा है जिसमें यह कहा गया हो कि देश में जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? यानी अगर कोई अधिकार दिया जाना भी है तो वह अधिकार सबसे पहले देश के जरूरतमंद गरीबों को मिले, फिर चाहे वो गरीब किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। भारत में इस समय केंद्रीय स्तर पर 59.50% आरक्षण का प्रावधान है, यानी लगभग 60%, जिसमें दलितों को 15%, आदिवासियों को 7.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा आर्थिक तौर पर कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण मिलता है। आर्थिक तौर पर पिछड़े सामान्य वर्ग को, यहां ध्यान देने वाली बात यह जो अभी शुरू हुआ है। अनुमान के मुताबिक देश की 70 से 75% आबादी इस समय आरक्षण के दायरे में आती है। 70 से 75% आबादी, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न हैं, लेकिन आरक्षण का फायदा उठाना वो भी नहीं भूलते। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारा देश विकसित क्यों नहीं है, हमारा देश सुपर पावर क्यों नहीं है। हमें यह बात समझनी होगी कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए आरक्षण की नहीं बल्कि काबिलियत की जरूरत होती है। और शायद इसीलिए यह भी कहा जाता है कि हमारे देश में लोगों के पास डिग्रियां तो हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं, डिग्रियां तो हैं लेकिन काबिलियत नहीं है। हमारे देश के नेताओं को लगता है कि वो आरक्षण के जितने बीज बोएंगे उतनी ही वोटों की फसल काट पाएंगे। आरक्षण को जातियों वाली राजनीति का औजार बनाकर हमारे नेताओं ने पिछले 72 वर्षों में आपके वोट लूटे हैं और देश को लूटा है। हमारे देश में गरीबी हटाओ के नारे लगाए गए, लेकिन आज भी हमारे देश से गरीबी हटी नहीं है। सियासत के खिलाड़ियों ने अपनी इच्छा और राजनीतिक स्वाद के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर के नाम का पूरा इस्तेमाल किया है, उन पर अपना कॉपीराइट हासिल करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उनके मूल विचारों को असल में किसी ने नहीं समझा। आज भी हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हर चुनाव में आरक्षण के औजार को धार देना भूलती नहीं। इसलिए आज आरक्षण के चैंपियंस को
आप सबके लिए पहचानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि बाबा साहेब अंबेडकर आरक्षण को लेकर क्या कहते थे। उन्होंने कहा था, आरक्षण आर्थिक उत्थान या गरीबी के उद्देश्य से नहीं है। इसके जरिए प्रशासन में कुछ विशेष जातियों का प्रवेश होगा जो अब तक प्रशासन से बाहर रही हैं। इस वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में उचित स्थान मिलना चाहिए। इससे इन लोगों को सत्ता के माध्यम से ताकत मिलेगी और ये सशक्त बनेंगे। जहां बहुसंख्यक आबादी सत्ता में अपने हिस्से से वंचित है, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है। ये कहा था बाबा साहेब अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर ने ही आरक्षण की सबसे ज्यादा वकालत की थी, ये सही है, लेकिन जो सच आपको नहीं बताया जाता ये आधा सच है। दूसरा सच आपसे छुपा लिया जाता है। वो ये भी मानते थे कि आरक्षण सदा के लिए नहीं हो सकता। 26 जनवरी 1950 को जब देश में संविधान लागू हुआ तो यह व्यवस्था की गई थी कि हर 10 वर्ष के बाद सरकार इस बात की समीक्षा करेगी कि आरक्षण की जरूरत अब आगे है या नहीं। कहा यह भी जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने शुरुआत में यह सुझाव भी दिया था कि हर 10 वर्ष की जगह पर आरक्षण को 30 या 40 वर्षों के लिए निश्चित कर दिया जाना चाहिए और इसमें विस्तार करने की किसी भी संभावना को खत्म कर देना चाहिए, यानी उसके बाद विस्तार नहीं होगा। लेकिन एक बार जो आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई, वो व्यवस्था न सिर्फ अब तक कायम है, बल्कि इसमें एक के बाद एक जातियां जुड़ती चली गईं और आरक्षण बढ़ता चला गया। जैसे वर्ष 1989 में मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण का प्रावधान दे दिया गया। इसके बाद ऐसी स्थिति आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा फैसला सुनाना पड़ा कि आरक्षण किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो आरक्षण समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा उसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन कई राज्यों ने अपने अपने राज्यों में सरकारों ने आरक्षण की सीमा को 50% से भी ज्यादा कर दिया। जैसे तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में अपने आदेश में कहा कि अलग अलग राज्य 50% की सीमा से ज्यादा आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास मजबूत सामाजिक और वैज्ञानिक आधार होना चाहिए। यहां हम ये साफ करना चाहते हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि आरक्षण को सही तरीके से और सही लोगों के लिए लागू कराने के पक्ष में है। सही लोगों के लिए, ताकि समाज के हर वर्ग के कमजोर व्यक्ति को, जिसको इसकी जरूरत है, उससे इसका लाभ मिल सके। और इसी मुद्दे पर हमारा आज का दृष्टिकोण यह है कि आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि इसे जाति के आधार पर लागू करना एक तरह से समाज का बंटवारा करने के बराबर है। हमारा मानना है सभी इंसान बराबर हैं, और जब इंसान बराबर हैं तो जातियों के आधार पर आखिर कोई छोटा और बड़ा कैसे हो सकता है। आरक्षण के संदर्भ में हमें यह बात समझनी होगी कि किसी भी इंसान के सम्मान के लिए उसका आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, और आत्मविश्वास 3 बातों से आएगा। पहला है परिश्रम, दूसरा है पुरुषार्थ, और तीसरी और सबसे जरूरी बात है आत्मनिर्भरता। अगर कोई पुरस्कार आपको परिश्रम और पुरुषार्थ के बगैर मिले तो उसे एक प्रकार से रिश्वत माना जाएगा, और उस व्यक्ति में कभी भी वो आत्मविश्वास नहीं आ सकता। आत्मनिर्भर व्यक्ति समाज या देश बनाने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आरक्षण देना ही है तो आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए, लेकिन आर्थिक तौर पर आरक्षण भी इसी भाव से देना चाहिए कि आगे चलकर इसकी जरूरत कम से कम लोगों को हो। एक सरकार की सफलता इस बात में है कि वो ये बताए कि अब उसके शासनकाल में कितने कम लोगों को आरक्षण की आवश्यकता रह गई है, ना कि वो ये बताए कि अब हमने कितने ज्यादा लोगों को आरक्षण के दायरे में डाल दिया है। इसका मतलब सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, और ये बात आप सब लोगों को समझनी होगी कि आपको आरक्षण नहीं बल्कि सशक्त बनने की जरूरत है, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, इतना सफल बनने की जरूरत है कि आपको ना सब्सिडीज की जरूरत पड़े, ना डिस्काउंट की जरूरत पड़े, ना ईएमआई और लोन माफ कराने की जरूरत पड़े, और ना ही आरक्षण की जरूरत पड़े। आप इतने सशक्त बने कि आप अपनी सारी ईएमआई, सारे लोन और अपनी काबिलियत के आधार पर कोई भी काम कर सकें। हमारा दृष्टिकोण यह है, आरक्षण देने के बजाय सरकार हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाए, लोगों को इस काबिल बनाया जाए कि उन्हें आरक्षण की कभी भी जरूरत न पड़े। और यह भी हमारा मानना है कि हमें एक देश बनाना चाहिए जहां ना तो टैक्स की माफी होनी चाहिए, ना सब्सिडी होनी चाहिए। इसकी जगह लोग
सक्षम होने चाहिए और इसी रास्ते पर आगे चलकर हम आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की राह में सुविधाएं रुकावट बनती हैं। इस तरह की सुविधाएं, इन सुविधाओं की आदत लोगों को काम करने से रोकती है और कामचोर बनाती है। अगर भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बनना है तो संकल्प के साथ देश के लोगों को ये सुविधाओं, मुफ्त सुविधाओं वाली नींद से जागना होगा। तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा, तभी आप चीन जैसे देशों का मुकाबला कर पाएंगे, तभी आप इजराइल जैसे बन पाएंगे। को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मान लीजिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको, फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपकी बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में। तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती है भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक J.K. वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के, अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी फॉर आई इंटेंड टू राइट इट। यानी वो कह रहे थे कि इतिहास उन्हें अच्छे नजरिए से देखेगा क्योंकि उनका इरादा है कि वो खुद इतिहास लिखेंगे। तो चर्चिल को यह विश्वास था कि इतिहास वही लिखेंगे, और जब इतिहास वो लिखेंगे तो जाहिर है उस इतिहास में उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाएंगी, उन्हें महान बनाया जाएगा, बताया जाएगा। और आप सब भी यही पढ़ते हुए बड़े हुए हैं कि विंस्टन चर्चिल दुनिया के एक बहुत महान नेता थे। विंस्टन चर्चिल ने ठीक ऐसा किया भी। उन्होंने ऐसा इतिहास लिखा जो उन्हें महान साबित करता है। लिबरल इतिहासकारों ने उनका अनुसरण किया और उन्हें युग पुरुष और नायक का दर्जा दे दिया। लेकिन चर्चिल की महानता एक झूठे इतिहास की बुनियाद पर खड़ी है और आज हम इसी बुनियाद को हिलाने का काम करेंगे।
यह विश्लेषण आज से 77 वर्ष पहले यानी 1943 की एक घटना पर आधारित है। यह वो दौर था जब भारत पर ब्रिटेन का शासन था और हम गुलाम थे। इस बात पर याद रखिएगा आप, इस गुलाम शब्द को आप नोट कर लीजिए। भारत ब्रिटिश का गुलाम था और भारत में रहने वाले तमाम लोग अंग्रेजों के गुलाम कहे जाते थे। भारत एक गुलाम देश था। ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में अपने मित्र देशों का नेतृत्व कर रहा था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल और भारत के वाइसरॉय उस वक्त थे विक्टर लिनलिथगो। करीब 3 महीने से विंस्टन चर्चिल को आगाह कर रहे थे कि भारत में एक बड़ा अनाज संकट आने वाला है, अनाज की कमी होने वाली है और ब्रिटेन की सरकार को इस संदर्भ में कुछ करना चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए। लेकिन विंस्टन चर्चिल ने इन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और भारत के हिस्से का अनाज दूसरा विश्व युद्ध लड़ रहे अपने सैनिकों के लिए रवाना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उस समय बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया और करीब 40 लाख लोग इस अकाल में मारे गए। अब दूसरी बात जो आपको नोट करनी है वो ये कि 40 लाख लोग भारत के उस अकाल में मारे गए। इस दौरान जब विंस्टन चर्चिल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया और वो ऐसा जवाब था जो आपको क्रोध से आज भर देगा। उन्होंने कहा, मैं भारत के लोगों से नफरत करता हूं। भारत के लोग जानवरों जैसे हैं और उनका धर्म भी जानवरों जैसा है। ये अकाल भारत के लोगों की गलती है क्योंकि वो खरगोश की रफ्तार से बच्चे पैदा करते हैं। ये ख्यालात थे चर्चिल के भारत के बारे में। और इसी दौरान उन्होंने ब्रिटेन के लोगों के लिए 400 करोड़ किलोग्राम गेहूं और आटा, 140 करोड़ किलोग्राम चीनी, 160 करोड़ किलोग्राम मीट, 4,09,000 जिंदा जानवर, 32 करोड़ किलोग्राम मछलियां और करीब 13 करोड़ किलोग्राम चावल, 20 करोड़ किलोग्राम चाय पत्ती और 41 लाख लीटर शराब जमा करके रख ली। यानी जब बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे तब ब्रिटेन के लोग चाय की चुस्कियां ले रहे थे और हाथ में महंगी शराब के ग्लास लेकर भारत की गरीबी पर चर्चा कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे आज हमारे बुद्धिजीवी शराब के ग्लास हाथ में लेकर किसी कॉकटेल पार्टी में, किसी कॉकटेल डिनर में, किसी 5 स्टार होटल के बार में बैठकर भारत की गरीबी पर, प्रवासी श्रमिकों पर चर्चा करते हैं। भारत के लाखों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार विंस्टन चर्चिल को ब्रिटेन के सबसे महान नेताओं में से एक माना जाता है। उनकी तारीफ करने वाले कहते हैं कि उन्होंने पूरी मानवता को हिटलर जैसे तानाशाह के पंजे से आजाद कराया था। लेकिन 6 लाख यहूदियों की जान लेने वाले हिटलर और 40 लाख भारतीयों की जान लेने वाले विंस्टन चर्चिल में क्या कोई फर्क हो सकता है? इन दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि एक ने तानाशाही के नाम पर लोगों का खून बहाया और दूसरे ने लोकतंत्र की आड़ में लाखों लोगों की जान ले ली। चर्चिल ने यह अन्याय भारत के साथ ही नहीं किया बल्कि अफ्रीकी और दूसरे कई देशों के लोगों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। और यही वजह है कि जब अमेरिका का ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन ब्रिटेन पहुंचा तो वहां कुछ लोगों ने विंस्टन चर्चिल का विरोध करना भी शुरू कर दिया और ब्रिटेन की संसद के बाहर लगी उनकी मूर्ति के नीचे लिख दिया कि विंस्टन चर्चिल नस्ल भेदी थे। ऐसा ब्रिटेन के लोगों ने वहां पर किया। उसमें लिखा कि वो रेसिस्ट थे और ये तस्वीरें हम लंदन की ही दिखा रहे हैं आपको। इसी तरह ब्रिटेन के ब्रिस्टल में भी एक व्यापारी की 125 साल पुरानी मूर्ति को कुछ प्रदर्शनकारियों ने उखाड़ दिया और उसे पास की एक नदी में फेंक दिया। यह मूर्ति एडवर्ड कॉल्स्टन की थी जो गुलामों का व्यापार करते थे। माना जाता है कि 17वीं शताब्दी में एडवर्ड कॉल्स्टन ने अफ्रीकी देशों से करीब 84,000 गुलामों को ब्रिटेन के अमीर लोगों को बेचा था और इनमें से करीब 20,000 गुलामों की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ये उन्हीं की मूर्ति है। इसी दौरान लंदन में लगी एक और मूर्ति को भी हटा दिया गया है और ये मूर्ति रॉबर्ट मिल्गन की थी और वो भी एडवर्ड कॉल्स्टन की तरह गुलामों का व्यापार किया करते थे, गुलामों को बेचा करते थे, खरीदा करते थे। और इसी तरह ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लगी सेसिल रोड्स की मूर्ति हटाने की भी मांग शुरू हो गई है। सेसिल रोड्स उपनिवेशवादी थे। सेसिल रोड्स के नाम पर ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रतिष्ठित द रोड्स स्कॉलरशिप दी जाती है और अब इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने रोड्स स्कॉलरशिप
ली है, जो ऑक्सफोर्ड में पढ़े हैं और बड़े गर्व से वो ये बात बताते हैं। हैरानी की बात यह है, हमारे ही देश के कई पत्रकार इस बात पर घमंड करते हैं कि वो ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं और इन्होंने रोड्स की दी हुई स्कॉलरशिप का भी फायदा उठाया है और ये अपने आप को रोड्स स्कॉलर कहकर पुकारते भी हैं। सैकड़ों लोगों ने ब्रिटेन के श्रूसबरी इलाके में लगी एक मूर्ति को हटाने के लिए एक अभियान चलाया है। ये मूर्ति रॉबर्ट क्लाइव की है। आप में से जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है वो जानते होंगे रॉबर्ट क्लाइव कौन है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर थे और उन्होंने क्लाइव ऑफ इंडिया के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक अपने पद पर रहे और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते हुए उन्होंने भारत के लोगों पर न सिर्फ बहुत सारे अत्याचार किए बल्कि कई तरह के टैक्स भी लगाए और किसानों को जबरदस्ती ऐसी फसलें उगाने के लिए कहा जिनसे कई वर्षों तक अकाल जैसी स्थितियां पैदा होती रही हमारे देश में। उस रॉबर्ट क्लाइव की मूर्ति भी हटाने की मांग इस समय लंदन में चल रही है, लेकिन हमारे देश में नहीं चल रही, जो कि उनका गुलाम रहा है। जिस देश ने इन अंग्रेजों को भुगता इतने वर्षों तक, उस देश के बुद्धिजीवी आज भी इन लोगों को पूजते हैं और इन्हें अपना वैचारिक पूर्वज मानते हैं। जब अंग्रेज भारत आए थे तब दुनिया की जीडीपी में भारत का हिस्सा करीब 22% हुआ करता था, लेकिन जब अंग्रेज भारत से गए तब तक यह हिस्सेदारी घटकर 22% से घटकर सिर्फ 4% रह गई थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक 1765 से 1938 के बीच ब्रिटेन ने भारत के हिस्से के करीब 3,400 लाख करोड़ रुपए लूट लिए या हड़प लिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि यह पैसा ब्रिटेन ने भारत से चुरा लिया। यह ब्रिटेन की आज की अर्थव्यवस्था का करीब 17 गुना है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था का दुगुना है और चीन की अर्थव्यवस्था का करीब 3 गुना है। सोचिए भारत किस स्थिति में था जब अंग्रेज आए थे, जबकि आज भारत की अर्थव्यवस्था चीन से करीब 5 गुना कम है। यानी अंग्रेजों ने न सिर्फ भारत में फूट डालो और राज करो की नीति पर काम किया बल्कि लाखों लोगों की जान भी ले ली। देश को धर्म, जाति और रंग के आधार पर बांट दिया, गुलामों की तरह हमारे साथ व्यवहार किया, राजा महाराजाओं को अपना गुलाम बना लिया। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की दीवार सबसे पहले इन्हीं अंग्रेजों ने खड़ी की थी और सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत को पूरी तरह से कंगाल कर दिया था। 77 वर्ष पहले जिस समय बंगाल में 40 लाख लोग भूख से मर गए थे, उस समय विंस्टन चर्चिल जर्मनी के खिलाफ सबसे बड़े नायक के रूप में उभरे थे। वो पूरी दुनिया से नाजीवाद को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन इसी नाजीवाद का एक वर्जन उन्होंने भारत में लागू खुद से कर रखा था। 1989 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था 310 मेमोयर्स ऑफ अ बंगाल ICS। ये पुस्तक उस समय बंगाल में काम करने वाले एक भारतीय सरकारी अधिकारी अशोक मित्रा की आत्मकथा थी। इस आत्मकथा में उन्होंने लिखा था, बंगाल की सड़कों पर मुझे जितने लोग मिले उनमें से आधे बदहवास, भूखे और असहाय थे। उन सब के चेहरों की त्वचा अंदर धंस चुकी थी, हड्डियां बाहर निकल आई थीं और इन लोगों के शरीर पर जो बाल थे वो किसी सुई की तरह हो गए थे, सख्त हो गए थे। अशोक मित्रा ने यह भी लिखा कि इसके बाद जो मौतें हुई उससे ज्यादा मुझे इन दृश्यों ने डरा दिया था। उनके मुताबिक भारत में बहुत कम उम्र में ही लोग मृत्यु के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन पोषण के अभाव में लोगों के शरीरों को इस तरह से घुलते देखना आसान काम नहीं है। इसी तरह लेखिका मधुश्री मुखर्जी अपनी पुस्तक में दावा करती हैं कि जब बंगाल में यह अकाल अपने चरम पर था तब करीब 7 करोड़ किलोग्राम चावल भारत से बाहर भेज दिया गया। ये सब तब हो रहा था जब अंग्रेज भारत जैसे देशों को गुलाम बनाना अपना नैतिक अधिकार समझते थे। अंग्रेजों ने इसे व्हाइट मैन्स बर्डन की संज्ञा दी थी। उस समय ब्रिटेन चाहता तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से अनाज मंगाकर भारत के लाखों लोगों को मरने से बचा सकता था, लेकिन चर्चिल ने ऐसा होने नहीं दिया। अनाज से भरे बड़े बड़े जहाज भारत का चक्कर काटकर दुनिया के दूसरे कोनों में जाते रहे, लेकिन ब्रिटेन ने इस अनाज का एक भी दाना भूख से मरते भारत के लोगों के पेट में जाने नहीं दिया। लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन सरकार ने न सिर्फ बंगाल के लोगों का नरसंहार किया बल्कि आजादी से पहले और आजादी के बाद भी अंग्रेजों ने ऐसे कई पाप किए जिसके लिए उन्हें कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या हमारे देश में इन लोगों से कोई माफी मांगने के लिए कह भी रहा है? सवाल यह है। वर्ष 1943 में बंगाल में लाखों लोग तो ब्रिटेन की वजह से मरे ही,
वर्ष 1947 में जब हम आजाद हुए, भारत का 2 हिस्सों में बंटवारा भी अंग्रेजों की ही देन था। इस बंटवारे की वजह से करीब 1.5 करोड़ लोग उस समय बेघर हुए थे और 20 लाख लोग मारे गए थे। इसका हिसाब कौन देगा? लेकिन बंटवारा यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जब पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों से तंग आकर पूर्वी पाकिस्तान ने आजादी मांगी, तब 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इसमें भी करीब 5 लाख लोग मारे गए थे। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ नरसंहार भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट है। जब जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, तब जनरल डायर के इशारों पर सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी और 1000 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आपको जानकर आज ये गुस्सा आएगा कि इस नरसंहार के बावजूद जनरल डायर को ब्रिटेन में एक नायक का दर्जा दिया गया और ब्रिटेन के लोगों ने उनके समर्थन में उस समय करीब 25 लाख रुपए की रकम जमा करके जनरल डायर को धन्यवाद दिया था। इतना ही नहीं, आजादी के बाद भी ब्रिटेन भारत को अस्थिर करने की कोशिश में जुटा रहा। अमृतसर के हरमिंदर साहब यानी गोल्डन टेम्पल में चलाया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार भी इसी का उदाहरण है। कहा जाता है कि ब्रिटेन की सरकार ने ही इंदिरा गांधी सरकार को गोल्डन टेम्पल में सेना भेजने की सलाह दी थी। ये ऐसा ही है जैसे ब्रिटेन इटली को आज वेटिकन में अपनी सेना उतारने के लिए कह दे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भारत के सिख इंदिरा गांधी से नाराज हो गए थे और बाद में इंदिरा गांधी के ही 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर उनकी हत्या भी की थी। वर्ष 1857 की क्रांति को हिंसक तरीके से कुचलकर भी ब्रिटेन ने अपना असली चेहरा दिखाया था। कहा जाता है कि तब ब्रिटेन के एक युवा सैन्य अफसर ने चिल्लाकर कहा था कि हमें हर व्यक्ति को मार देने का आदेश दिया गया है और यह सरासर हत्या है। ये विडंबनाएं हैं कि जिन एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, वो खुद हथियारों के बहुत बड़े कारोबारी थे। उन्हें डायनामाइट के आविष्कार के लिए जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया में हिंसा फैलाने के लिए आतंकवादी और सेनाएं भी करती हैं। आज उन्हीं एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए दुनिया भर के नेता होड़ उनमें लगी रहती है और लोगों को लगता है कि वो व्यक्ति कितना महान रहा होगा जिसने इन पुरस्कारों की शुरुआत की होगी। लेकिन दुनिया भर के लोग, साहित्यकार हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे नेता हों, सबकी एक ही तमन्ना रहती है, एक ही सपना रहता है कि एक बार उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए, बिना ये जाने कि ये असल में नोबेल था कौन। माना जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड मकाले ने ही की थी और उन्होंने अंग्रेजी को भारत में कामकाज की भाषा बनाने पर जोर दिया था। ब्रिटिश राज की तारीफ करने वाले कहते हैं, अगर ब्रिटेन ने भारत को गुलाम न बनाया होता तो भारत के लोग अशिक्षित रह जाते और अंग्रेजी बोलने में कभी सक्षम नहीं होते। सच ये है कि लॉर्ड मकाले ने ही शुरुआत एक खास मकसद से की थी। उन्होंने अंग्रेजी हमें इसलिए नहीं पढ़ाई कि वो हमें शिक्षित करना चाहते थे। उन्होंने इस विषय पर एक बार कहा था कि हमें एक ऐसा वर्ग बनाना है जो हमारे और उन लोगों के बीच अनुवादक का काम करे जिन्हें हमने अपना गुलाम बनाया। यानी उन्हें ट्रांसलेटर्स चाहिए थे जो प्रशासन में उनकी मदद कर सके। ज्यादातर पढ़े लिखे और अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का इस्तेमाल अंग्रेज सिर्फ एक अनुवादक के तौर पर करना चाहते थे। अंग्रेजों के पक्ष में कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक उद्योग और रेलवे की शुरुआत की। सच यह है कि अंग्रेजों ने यह सब भारत के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ खुद का खजाना भरने के लिए किया। रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए की ताकि भारत में बने सामान को बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और उससे वो पैसा कमा सके। जिस रेलवे को अंग्रेजों का तोहफा कहा जाता है, उसमें भारतीयों के लिए 3rd क्लास डिब्बे बनाए गए थे और इन डिब्बों में भारत के लोगों को लकड़ी की बेंच पर बैठकर भूखे प्यासे सैकड़ों हजारों मीलों का सफर तय करना होता था, जबकि अंग्रेज 1st क्लास में आरामदायक यात्रा किया करते थे, जो भारतीयों को अलाउड नहीं था। भारत में आज भी सड़कों, म्यूजियम्स, पार्क्स, मेमोरियल्स और कई इलाकों, यहाँ तक कि शहरों के नाम भी अंग्रेजों के नाम पर है। उदाहरण के तौर पर डलहौजी का नाम अंग्रेजों के नाम पर है, लेकिन अभी तक चल रहा है। यहाँ तक कि सेना में जो रैंक्स दी जाती है उनके नाम भी अंग्रेजों ने ही रखे थे। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसका नाम है डलहौजी। इसका नाम 1838 से 1849 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डलहौजी भले ही खूबसूरत जगह हो, लेकिन लॉर्ड डलहौजी भारत से नफरत करते थे और उनका मानना था कि भारत को कभी विकसित नहीं होना चाहिए। इसी तरह उत्तराखंड में एक मशहूर पर्यटन स्थल है जिसका नाम है लैंसडाउन। इस जगह को यह नाम भारत के वाइसरॉय रह चुके लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर मिला है।
इसी तरह देश की राजधानी दिल्ली में एक कोरोनेशन पार्क है जिसे ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया को समर्पित किया गया था। यही किंग जॉर्ज पंचम की सबसे ऊंची प्रतिमा है। दिल्ली का कनॉट प्लेस भी अंग्रेजों की सोच की याद दिलाता है, जिसे आज हम लटियंस डेली कहते हैं। वो भी अंग्रेजों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए बसाई थी। इसी तरह कोलकाता का मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल भी ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मशहूर एल्बर्ट हॉल म्यूजियम का नाम भी ब्रिटेन के महाराजा एल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर रखा गया। ये सिर्फ कुछ उदाहरण है। भारत में न जाने कितनी सड़कें, स्मारकों और इमारतों के नाम उन अंग्रेजों के नाम पर रखे गए हैं जिन्होंने भारत को सैकड़ों वर्ष तक गुलाम बनाकर रखा। लेकिन अब गुलामी से जुड़े इन प्रतीक चिन्हों को हटाने का समय आ चुका है और इन क्रूर शासकों की वो तमाम मूर्तियां हटा देनी चाहिए जो भारत के करोड़ों लोगों के शोषण की कहानी कहती हैं। इस पर हमारा दृष्टिकोण यह है कि भारत को भी रंग भेद, नस्ल भेद और गुलामी के प्रतीक चिन्हों को अब बदल देना चाहिए। जिन लोगों ने वर्षों तक भारत को गुलाम बनाकर रखा, जो लोग भारत के दमन और शोषण के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें इतिहास के पन्नों में कोई सुविधाजनक जगह नहीं मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने भारत को नष्ट करने की योजना बनाई और जिन लोगों ने भारत के लोगों को अपने से कमतर माना, गुलाम माना, उन्हें हर प्रकार की स्मृति से मिटा देना ही उनकी सबसे बड़ी सजा होगी। और जिन दरबारी इतिहासकारों, लेखक और पत्रकारों ने अपने हित साधने के लिए शोषण करने वालों को भारत का भाग्य विधाता बताने की कोशिश की, उन्हें भी इसकी सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों की पहचान करके उनका असली चेहरा देश के सामने आना चाहिए। ये लोकतंत्र है। हम ये तो नहीं कहते कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर देनी चाहिए, जैसा कि आजकल कुछ पत्रकारों के खिलाफ हो रहा है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि लोकतंत्र में अगर आप उनका बहिष्कार भी करेंगे, उन्हें पढ़ना छोड़ देंगे, उन्हें देखना छोड़ देंगे, ये भी उनके लिए एक सजा जैसा ही होगा। अंग्रेजों पर रिसर्च के दौरान हमें एक और दिलचस्प जानकारी आज मिली और ये जानकारी महात्मा गांधी और विंस्टन चर्चिल के रिश्तों की असलियत बताती है। विंस्टन चर्चिल की नस्ल भेदी सोच का सामना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी करना पड़ा। वर्ष 1931 की लंदन यात्रा के दौरान महात्मा गांधी और वाइसरॉय इरविन की मुलाकात चर्चिल को बहुत चुभ गई थी। विंस्टन चर्चिल ने उस दौरान महात्मा गांधी को राजद्रोही कहा था। चर्चिल को एक अर्धनग्न भारतीय का वाइसरॉय के महल की सीढ़ियां चढ़ना और राजा के प्रतिनिधि के स्तर पर आकर बात करना बहुत बुरा लगा था, घृणास्पद लगा था। विंस्टन चर्चिल का मानना था कि अश्वेत व्यक्ति को इतना सम्मान दिए जाने से भारत पर राज करने वाले श्वेत नस्ल के लोगों को परेशानी हो सकती है। महात्मा गांधी ने अपनी इस यात्रा के दौरान एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। इसका भी विंस्टन चर्चिल ने बहुत विरोध किया था। विंस्टन चर्चिल का मानना था कि महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस नहीं लिया है, ऐसे में उन्हें जगह नहीं मिलनी चाहिए। केवल यही नहीं, 1942 में जब चर्चिल को पता चला कि महात्मा गांधी अनशन पर जाने वाले हैं, तो उनकी कैबिनेट ने तय कर लिया कि इस बार गांधी जी को अनशन से मरने के लिए छोड़ दिया जाए, यानी इस बार जब वो अनशन करेंगे तो उन्हें मरने दिया जाए। हालांकि उन्हें यह पता था कि वाइसरॉय काउंसिल के कुछ भारतीय सदस्य इस बात पर इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन विंस्टन चर्चिल का कहना था कि कुछ काले लोग इस्तीफा दे भी दें, यानी अश्वेत लोग इस्तीफा दे भी दें, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। चर्चिल का कहना था कि ब्रिटेन भारत पर राज कर रहा है और अगर गांधी वास्तव में मर भी जाते हैं तो अंग्रेजी साम्राज्य का एक दुश्मन कम हो जाएगा। महात्मा गांधी के अनशन पर विंस्टन चर्चिल ने तब के वाइसरॉय लिनलिथगाउ को पत्र लिखकर यह पूछा था कि कहीं गांधी जी अनशन के दौरान ग्लूकोज तो नहीं ले रहे। चर्चिल ने इसकी जांच की मांग भी की थी और जांच हुई तो सारे आरोप गलत पाए गए। चर्चिल एक अश्वेत भारतीय की प्रसिद्धि से इतना चिढ़ते थे कि उसने बंगाल अकाल के दौरान भारत को अनाज भेजे जाने की चिट्ठी पर गुस्से में पूछा था कि महात्मा गांधी अब तक मरे क्यों नहीं। अश्वेतों के देश भारत और वहां से उखड़ चुकी अंग्रेजों की हुकूमत पर एक बार चर्चिल ने कहा था कि इसमें एक ही अच्छी बात रही है और वो ये कि भारत की आजादी के दौरान वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं थे। चर्चिल नस्ल भेदी विचारधारा के समर्थक थे। उनका मानना था कि श्वेत लोग ही दुनिया पर शासन करने के लिए बने हैं और यही वजह है कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता से उन्हें बड़ी परेशानी हुआ करती थी। हमारे पास गुजरात से एक शुभ समाचार आया है और शुभ समाचार यह है कि गिर के जंगलों में शेरों की संख्या करीब 30% तक बढ़ गई है। 2015 में गिर के जंगलों में 523 शेर थे और अब इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। अच्छी बात यह है जिस इलाके में ये शेर विचरण करते हैं वो इलाका भी पहले से करीब 36% बड़ा हो गया है। पहले ये शेर
22,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में घूमते फिरते थे, लेकिन अब ये 30,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में विचरण करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जंगल में जाकर इनकी गिनती किसने की होगी, तो हम आपको बता दें कि इसका तरीका भी बहुत दिलचस्प है। जिस तरह हर 10 वर्ष में देश के नागरिकों की गिनती होती है, उसे जनगणना कहते हैं, उसी प्रकार हर 5 वर्षों में शेरों की भी गिनती होती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से शेरों के सेंसस में कुछ परेशानी आई, इसलिए शेरों की गिनती का एक अलग तरीका इस बार इजाद किया गया। इस तरीके को पूनम अवलोकन कहते हैं, यानी शेरों की संख्या गिनने के लिए ऐसा दिन चुना गया जिसकी रात पूर्णिमा यानी पूरे पूर्ण चंद्रमा की रात होती है। पूर्ण चंद्रमा की रात थी और इसके तहत 24 घंटे इन शेरों की निगरानी की गई और इसमें वन विभाग के करीब 1400 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। पूर्णिमा का दिन इसलिए चुना गया ताकि शेरों को सूर्य की रोशनी में भी देखा जा सके और पूरे चंद्रमा की रोशनी में भी उन पर नजर रखी जा सके। इसके लिए गिर के जंगलों में उन जगहों पर मॉनिटरिंग पॉइंट्स बनाए गए जहां ये शेर पानी पीने के लिए आते हैं। कोई भी शेर गर्मी के दिनों में 24 घंटे में एक बार पानी जरूर पीता है, इसलिए तालाबों और नदियों के पास विशेष पॉइंट्स बनाकर दिन के समय और फिर रात के समय इन शेरों की गिनती की गई। इसके अलावा जिन शेरों को रेडियो कॉलर्स पहनाए गए थे, उनकी जीपीएस लोकेशन का भी विश्लेषण किया गया और साथ ही इनके शरीरों पर बने विशेष पहचान चिन्हों के जरिए भी इनकी गिनती की गई। अच्छी बात यह है कि शेर इतने ताकतवर होने के बावजूद जनगणना का विरोध नहीं कर सकते, जबकि हमारे देश में कुछ लोग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी के नाम से ही भड़क जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, कहते हैं हम कागज नहीं दिखाएंगे। सोचिए, इससे तो जानवर अच्छे हैं, अपनी गिनती उन्होंने कितने आराम से करवा ली। दुनिया में अफ्रीका के जंगलों के अलावा सिर्फ गिर का जंगल ही ऐसी जगह है जहां आप शेरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में घूमते हुए देख सकते हैं। दुनिया भर के जंगलों में सिर्फ 20,000 शेर बचे हैं। अफ्रीका के 26 देश तो ऐसे हैं जहां शेर पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं और पूरी दुनिया में शेरों को सबसे ज्यादा खतरा शिकारियों से होता है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद हर वर्ष सैकड़ों शेर मार दिए जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है और इसलिए अब शेरों की पूरी प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा है। भारत में भी शेर कई वर्षों से विलुप्त होने का संकट झेल रहे हैं और ये हाल तब है जब भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में भी 4 शेर आपको दिखाई देते हैं। ये शेर शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, जो देश प्रकृति और प्रकृति पर पहला हक रखने वाले जीवों के प्रति सम्मान नहीं रखता, वो कभी भी दुनिया के सामने शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास का प्रदर्शन नहीं कर सकता। मैंने एक जेके वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के अपने आप को समय के वश में कर लेते
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1997 में आज ही के दिन दिल्ली के उपहार सिनेमा घर में आग लगने से 59 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। जिस समय यह दुर्घटना हुई उस समय इस सिनेमा हॉल में मशहूर हिंदी फिल्म बॉर्डर दिखाई जा रही थी। 19 अगस्त 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोषी पाए गए अंसल बंधुओं पर 30 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, क्योंकि अंसल बंधु इस सिनेमा हॉल के मालिक हैं। वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को 1 साल की जेल की सजा सुनाई थी, जबकि उम्र ज्यादा होने की वजह से सुशील अंसल बाद में इस सजा से बच गए थे। मशहूर ब्रिटिश साहित्यकार विलियम बटलर यीट्स का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1865 में हुआ था। द टावर और द विंडिंग स्टेयर उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यीट्स को साहित्य में शानदार योगदान के लिए वर्ष 1923 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। वर्ष 1934 में आज ही के दिन जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर और इटली के तानाशाह बेनितो मुसोलिनी की ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी। इटली के शहर वेनिस में हुई इस मुलाकात के बाद मुसोलिनी ने हिटलर को अ सिली लिटिल मंकी कहा था। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में दोनों देश और नेता एक दूसरे के सहयोगी बन गए थे। वर्ष 1981 में लंदन में आज ही के दिन 17 साल के एक लड़के ने महारानी एलिजाबेथ पर बंदूक से 6 नकली गोलियां चलाई थी। मार्क्स सार्जेंट नाम का यह लड़का मशहूर होना चाहता था, जिसकी वजह से उसने यह अपराध किया। उसे इस अपराध के लिए 5 वर्ष की सजा दी गई थी। और वर्ष 2012 में आज ही के दिन मशहूर पाकिस्तानी गजल गायक मेहंदी हसन का निधन हुआ था। मेहंदी हसन का जन्म राजस्थान के लूना गांव में हुआ था और वो कलावंत घराने की 16वीं पीढ़ी के संगीतकार थे। वर्ष 1947 में भारत के बंटवारे के दौरान वो पाकिस्तान चले गए। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए शुरुआत में उन्होंने मैकेनिक के तौर पर काम किया। इसके बाद 1957 में मेहंदी हसन ने रेडियो पाकिस्तान पर ठुमरी गाकर संगीत की दुनिया में अपने करियर की शुरुआत की। मेहंदी हसन को शहंशाह गजल भी कहा जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।